हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट नंबर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पूरा देखा होगा। अब हम कंटिन्यू करते हैं पार्ट नंबर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी तक हमने फेल्स के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे, 14 प्रिंसिपल्स पढ़े थे, जो कि 2 वीडियो में मैंने कंप्लीट कराए थे। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय फेयोल। अब हम देखेंगे आज टेलर के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। सबसे पहले हम एफ.डब्ल्यू. टेलर कौन थे, उनकी हिस्ट्री क्या थी, वो हम पढ़ेंगे। वैसे ये कभी भी आपसे पूछी नहीं जाएगी एग्जामिनेशन में, बट आपकी जनरल नॉलेज के लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। आपके एमसीक्यूज में आ जाता है कि इनको क्या बोला जाता है, इनका जन्म कब हुआ था, इन्होंने किस कंपनी में काम किया था, ये सारी चीज नॉर्मल आ जाती है एमसीक्यूज में। कभी भी ये नहीं कहेगा आपको हिस्ट्री लिखनी है इनकी, है ना। अब हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. वाज बोर्न इन 1856 इन यूएसए। ये 1856 में बॉर्न हुए थे, पैदा हुए थे। कहां पर? यूएसए में। फिर आता है इन 1878 ही जॉइंड मिडवेल स्टील कंपनी एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। उन्होंने क्या है 1878 में मिडवेल स्टील कंपनी को ज्वाइन किया, किसके पद पर? मैकेनिकल इंजीनियर के पद पर। फिर आता है यूजिंग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड टेलर सेट आउट साइंटिफिक स्टडीज एंड टेक्निक। उन्होंने क्या किया, अपनी इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड, जो उन्होंने इंजीनियर में सब चीजें पढ़ी, उसके बेसिस पे उन्होंने क्या बनाए, प्रिंसिपल्स बनाए साइंटिफिक स्टडीज पे और टेक्निक्स पे। अब आते हैं टेलर्स प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स वर बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन he conducted in factories where methods of production lack planning and working methods। और उन्होंने जो अपने टेक्निक्स एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बनाए, वो किसके बेसिस पे बनाए? जो वो देखते थे फैक्ट्रीज में, जितना भी काम वो देखते थे फैक्ट्रीज में, उसके बेसिस पर उन्होंने सारा अपने जितने भी प्रिंसिपल्स थे वो बनाए। फिर आता है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टेलर। टेलर का क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा? सबसे पहले बात आती है एफ.डब्ल्यू. बिकम अ फेमस एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एफ.डब्ल्यू. जो फेमस हुए किसमें? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में। किसमें? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में। जो फेयोल थे वो क्या थे? फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। और ये कौन है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये साइंस पे ज्यादा फोकस करते हैं। आप जब पहला वाला इनका पॉइंट पढ़ोगे तो साफ साफ कहते हैं नॉर्मल चीजों पे बिलीव मत करो। किस पे करो? सिर्फ और सिर्फ साइंस पे बिलीव करो। His main contribution which made him so popular were। कुछ उन्होंने ऐसी बातें करी जिससे कि वो पॉपुलर हुए। सबसे पहला, टेलर पब्लिश्ड बुक्स एंड रिसर्च पेपर्स एक्सप्लेनिंग हिज साइंटिफिक व्यू ऑन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। जो टेलर थे उन्होंने क्या करा, पब्लिश करी, बुक्स पब्लिश करी और कुछ रिसर्च उन्होंने पेपर्स एक्सप्लेन करे, जिसमें उनके सारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लिखे हुए थे। सेकंड आता है साइंटिफिक मेथड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट। वो कहते हैं जो साइंटिफिक मेथड्स हैं वो किसी भी मैनेजमेंट में कितनी भी प्रॉब्लम हो, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं वो आपको उनसे बचा सकते हैं। अब हमने पढ़ा कि एफ.डब्ल्यू. टेलर कहते हैं जितने भी आप प्रिंसिपल बनाओ वो किस पे बेस्ड होने चाहिए? साइंटिफिक मैनेजमेंट पर। अब आप बोलोगे भैया ये साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है ये देखते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। हर जगह क्या होनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ साइंस होनी चाहिए। उसका मतलब क्या होता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है। ईच एंड एवरी एलिमेंट, हर जगह क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ साइंस होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब उन्होंने कौन कौन से दिए? सबसे पहले दिया साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सेकंड दिया हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। फिर उन्होंने दिया कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। और फिर उन्होंने दिया डेवलप्ड ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। सबसे पहले हम समझते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के हिसाब से
टेलर ने बताया, टेलर इंसिस्ट दैट ईच जॉब परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल। उन्होंने बोला जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में हम प्रिंसिपल्स लगा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस पर होने चाहिए, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर होने चाहिए। अब आप बोलोगे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स अभी मैंने पहले बताया थोड़ी सी पहले, या तो आप पीछे वीडियो करके देख सकते हैं कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। फिर आता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल दोज हु वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क इन हार्मनी। अगर ऑर्गेनाइजेशन में सब एक साथ वर्क करेंगे तो हार्मोनी के साथ क्या है, काम कर सकते हैं। हार्मोनी मतलब शांति से, पीस के साथ हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप होते हैं, एक आपका वर्कर्स ग्रुप होता है और एक आपका मैनेजमेंट ग्रुप होता है। यू नो वेरी वेल, वर्कर्स ग्रुप होता है और मैनेजमेंट ग्रुप होता है। वर्कर्स ग्रुप क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, और मैनेजमेंट ग्रुप क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज करेंगे। अगर दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचने लगे तो क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होगी, पीस होगी, शांति होगी। अगर वर्कर्स और ग्रुप सोचे मैनेजमेंट ग्रुप के बारे में और मैनेजमेंट ग्रुप को सोचे किसके बारे में, वर्कर्स ग्रुप के बारे में, तो क्या होगा, जो मैनेजमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इजीली क्या है, रन करेगी। फिर नेक्स्ट आता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क मस्ट बी कैरिड ऑन कोऑपरेशन विद ईच अदर। इस प्रिंसिपल के हिसाब से क्या है, हमें काम करना चाहिए कैसे, कोऑपरेशन के साथ, कोऑपरेट करना चाहिए एक दूसरे के साथ। मतलब ये वाला काम आप कर लो और वो वाला काम हम कर लेंगे, मतलब कोऑपरेट बनाना चाहिए, आधा आधा काम को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। सही बात है भाई, अगर वर्कर्स का जितना डेवलपमेंट होगा उतनी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगी, एफिशिएंसी होगी। इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन वर्कर्स एफिशिएंसी। जितना भी इंडस्ट्रीज में एफिशिएंसी आएगी वो कहां से आएगी, वर्कर्स की एफिशिएंसी से आएगी। कहां से आएगी, वर्कर्स की एफिशिएंसी से। अगर और वर्कर्स की एफिशिएंसी किस पे बेस्ड होती है, ट्रेनिंग पे। अगर ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स अच्छा होगा तो जो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी है वो भी क्या होगी, धीरे धीरे अच्छी होगी। अब उन्होंने क्या बताया था, अब एफडब्ल्यू टेलर्स ने फंक्शनल फॉर्मेनशिप भी बताए थे। फंक्शनल फॉर्मेनशिप के अंदर 8 पॉइंट आते हैं, वो अभी हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद। अब हमने पढ़े थे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर, अब हम पढ़ेंगे साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर। इसके अंदर सबसे पहला आता था कॉमन टेक्निक्स आर फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप में टेलर जी क्या कहते हैं, इन दिस टेक्निक टेलर सजेस्टेड द डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इन 2 डिपार्टमेंट्स। जो फैक्ट्री है उसका डिवीजन कितने में होता है, 2 डिपार्टमेंट्स में होता है। सबसे पहला होता है प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा आपका होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। पहला होता है प्लानिंग डिपार्टमेंट और आपका दूसरा होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। As Taylor felt that workers must be free from the burden of planning and they must concentrate on work and production. अब उन्होंने बताया जो फैक्ट्री है उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट में और एक आपका वर्कर डिपार्टमेंट में। जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो अपने दिमाग से काम करेगा और जो वर्कर डिपार्टमेंट है वो अपनी बॉडी से काम करेगा। अब जो इसमें प्लानिंग डिपार्टमेंट में आप 4 लीडर रख दो, कौन कौन से, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनरी। और इसमें क्या रख दो, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। उन्होंने क्या बताया भाई कि 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक कोई फैक्ट्री है उसमें बेसिकली 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट जो प्लान बनाएगा और जो वर्कर डिपार्टमेंट जो क्या करेगा, वर्क करेगा। तो अब जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसको बस और बस प्लान बनाना है, उसको वर्क की कोई टेंशन नहीं है। और जो वर्कर डिपार्टमेंट है उसको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वर्क करना है। जो प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, वर्क करना है। वही वाली बात टेलर ने कही है, क्या कही है, टेलर फेल्ट दैट वर्कर्स मस्ट बी फ्री। वर्कर क्या हो गए, बिल्कुल फ्री हो गए, किससे, प्लानिंग से, बर्डन ऑफ प्लानिंग। एंड दे मस्ट कंसंट्रेट ऑन वर्क एंड प्रोडक्शन। वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन में ध्यान कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टेलर। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था फंक्शनल फॉर्मेनशिप, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, बट उसके पॉइंट्स के बस मैंने नेम बताए थे। अब उनको मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, किसके पॉइंट्स को, फंक्शनल फॉर्मेनशिप को। अगर फिर से मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ फंक्शनल फॉर्मेनशिप, FW टेलर ने बोला था कि आप क्या करिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 8 बॉसेस रखिए, 4 किसके अंदर, प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर, और 4 किसके अंदर, वर्कर डिपार्टमेंट के अंदर। उन्होंने बोला था जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर दो, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट में और एक वर्कर डिपार्टमेंट में। प्लानिंग डिपार्टमेंट में क्या काम करेंगे, वो जितने भी लोग होंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्लान बनाएंगे, और जो वर्कर डिपार्टमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, वर्क करेंगे। इनको टेंशन नहीं होगी प्लान की, इनको होगी टेंशन किसकी, प्लान की। इनको वर्क की टेंशन नहीं होगी, इनको वर्क की टेंशन नहीं होगी, इनको प्लान की टेंशन नहीं होगी। अब बात करते हैं हम किसकी, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो किसके बेसिस पे काम करेंगे, अपनी मेंटल एक्सरसाइज पे, अपने दिमाग का काम करेंगे। सबसे पहला आता है रूट क्लर्क। इसके अंदर सबसे पहला कौन आता है, रूट क्लर्क। रूट क्लर्क क्या करता है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बनाता है, किसके लिए, परफॉर्मिंग जॉब के लिए। एक रास्ता बनाता है, किसके लिए, जॉब को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करता है, गिवन जनरल इंस्ट्रक्शन नेसेसरी टू कैरी ऑन द जॉब इन ए स्पेसिफाइड मैनर। जो ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बने हैं उसको फॉलो करने के लिए वो क्या बताता है, जनरल इंस्ट्रक्शन देता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ये कंप्लीट, ये कंप्लीट। फिर नंबर 3 आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये क्या करता है, फिक्स अप द टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीटिंग द जॉब। जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बनाए हैं उसको कितनी देर में वो कंप्लीट हो जाएगा, वो कौन पूरा करता है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क पूरा करता है। फिर नेक्स्ट आता है डिसिप्लिनरियम। इसमें क्या होता है, वो ये देखता है जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बनाए गए हैं वो डिसिप्लिन में फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। परफॉर्मेंस ऑफ जॉब इन ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक वे और नॉट। वो ये चेक करता है जो परफॉर्मिंग ऑफ जॉब है वो ऑर्डरली और सिस्टमेटिक वे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये आपका कंप्लीट हो गया किसका, फंक्शनल फॉर्मेनशिप के अंदर प्लानिंग डिपार्टमेंट। मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। अब आप बोलोगे कि इसको पूछता कैसे, एग्जाम में आपसे पूछा कैसे जाएगा। उसमें पूरी आपको केस स्टडीज देगा, कहेगा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें प्लानिंग डिपार्टमेंट का क्या क्या काम होता है, तो आप इसको चारों को एक्सप्लेन करोगे। या फिर एक ऐसे पूछ लेता है कि भाई एक मैन है जो कि बस और बस इस सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बनाता है, तो बताओ वो किसमें, किसके अंडर आता है, प्लानिंग डिपार्टमेंट में, तो आप बताओगे रूट क्लर्क। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट आपका वर्कर डिपार्टमेंट। वर्कर डिपार्टमेंट में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कंप्लीट करता है वर्कर डिपार्टमेंट के अंदर। वर्कर डिपार्टमेंट को हम ऑपरेशनल डिपार्टमेंट भी कहते हैं। फिर आता है इसके अंदर सबसे पहला आता है गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या करता है, अरेंजेस ऑल मशीन्स, टूल्स एंड अदर रिसोर्सेज ऑन प्लेसेस। इसमें क्या होता है, जो गैंग बॉस होता है वो जितने भी टूल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स होते हैं, यू नो वेरी वेल, बहुत अलग अलग टूल्स होते हैं। जो गैंग बॉस होता है वो जितने भी टूल्स होते हैं उनको उनके स्थान पर रखता है। नेक्स्ट आता है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या करता है, नाम से ही पता चल जाता है, नाम से ही काम पता चल जाता है बिजनेस स्टडीज के अंदर। स्पीड बॉस टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब। वो क्या करता है कि स्टैंडर्ड सेट कर देता है कि किस काम को कितना टाइम लगेगा करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं रिपेयर बॉस। अब भाई घर में अगर कोई चीज खराब हो जाती है तो हम उसका वेट कर सकते हैं, भाई उसका मैकेनिक आएगा और उससे सही करेगा। बट अगर ऑर्गेनाइजेशन में हमने वेट करा तो हमें कई पैसों का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो वहां पर ऑलरेडी एक रिपेयर बॉस बैठा रहता है, किसके लिए, मशीन्स एंड टूल्स आर केप्ट इन वर्किंग कंडीशन के लिए। जो मशीन्स वगैरह खराब हो गए उसको सही करने के लिए तुरंत के तुरंत वो सही कर देता है, कौन, रिपेयर बॉस। फिर नेक्स्ट आता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या करता है वहां पर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंस्पेक्टर पुलिस वाला नहीं, इंस्पेक्टर मतलब व्यक्ति होता है, उसका नाम इंस्पेक्टर होता है। वो क्या करता है, चेक ऑन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द आउटपुट। वो चेक करता है जो भाई क्वालिटी, जो प्रोडक्ट बना है उसकी क्वालिटी कैसी है ना, वो मार्केट में कैसा स्टैंड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। वो सारी चीज किसकी चेक करता है, गुड्स की, या फिर जो भी क्वालिटी, जो भी प्रोडक्ट बना है वो। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है टेक्निक ऑफ टेलर के अंदर, नेक्स्ट पॉइंट आता है
स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। इसको सरल भाषा में समझे, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कई सारे प्रोडक्ट बनाती है बट वो किसी भी प्रोडक्ट को सही से नहीं बना पा रही, तो वो क्या कर सकती है, इन सब प्रोडक्ट, अब कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो 15 प्रोडक्ट्स बना रही है, कितने, 15 प्रोडक्ट बना रही है बट वो एक भी सही नहीं बना पा रही, तो वो क्या करे कि भाई 15 में से वो सिर्फ और सिर्फ 5 ही बना दे। क्या करे, सिर्फ और सिर्फ 5 बना दे, बट वो कैसे, क्वालिटी उसकी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए। ये आता है किसके अंदर, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क के अंदर। अब हम पढ़ लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट इज पॉसिबल इज स्टैंडर्ड इज मेंटेन्ड राइट फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ टूल्स, इक्विपमेंट एंड मशीन टू यूज। भाई आप स्टैंडर्डाइजेशन प्रोडक्ट तभी रख सकते हो जब आप पहले से ही सोच लो, क्या सोच लो कि भाई कौन सा टूल हमें यूज करना है, कौन से इक्विपमेंट्स यूज करने हैं, कौन सी मशीन्स आपको यूज करनी है। फिर आता है स्टैंडर्डाइजेशन डज नॉट मीन ओनली क्वालिटी स्टैंडर्ड बट इट रेफर्स टू सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स ऑफ साइज, टाइप, वेट्स, मेजर्ड एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब आपने बस और बस मशीन सेट कर दी, यही काफी नहीं है, उसके साथ ही साथ आपको क्या सेट करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट का साइज कितना होगा, प्रोडक्ट के टाइप कितने होंगे, प्रोडक्ट का वेट कितना होगा, प्रोडक्ट के मेजर्स कितने होंगे और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कितने होंगे। उनके साथ साथ आपको ये भी सोचना पड़ेगा, किनके साथ साथ, इक्विपमेंट और मशीन्स के साथ साथ ये भी आपको सोच के चलना पड़ेगा। फिर इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क के। पहली चीज, टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फिक्स्ड टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इससे क्या होगा, आपके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो फिक्स साइज में बनेंगे, फिक्स टाइप में बनेंगे। और नेक्स्ट आता है टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, और जो आपके प्रोडक्ट बनेंगे वो कैसे बनेंगे, क्वालिटी स्टैंडर्ड से बनेंगे। ऐसा नहीं आप कुछ भी बना रहे हो, नहीं, क्वालिटी सेट करके आप बनाओगे तो आपके प्रोडक्ट क्या है, मार्केट में चलेंगे भी और अच्छे बनेंगे भी। हम बात करते हैं वर्क स्टडी की, वो नंबर 3rd पॉइंट, वर्क स्टडी। आप सबसे पहले वर्क स्टडीज क्या बताता है, इट एंश्योर्स मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ एट मिनिमम कॉस्ट एंड गेटिंग बेस्ट कंट्रीब्यूट फ्रॉम एवरी फैक्टर। मतलब इसका क्या है कि भाई हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन देना है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन देना है, वो भी किस पे, मिनिमम कॉस्ट, मतलब कम से कम कॉस्ट पर, और गेटिंग बेस्ट कंट्रीब्यूट फ्रॉम एवरी फैक्टर। हर जगह से हमें क्या लेना है, मस्त चीज लेनी है, हर जगह से अच्छी चीज हमें लेनी है। अब इसके वर्क स्टडी के अंदर आपके 4 पॉइंट आते हैं, फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी और मोशन स्टडी। सबसे पहले आता है फैटिग स्टडी। फैटिग मतलब होता है थकान, पहले ही पता है थकान। थकान से क्या कह रहा है, दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल और द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल। मतलब एक जॉब को करने में वर्कर कितनी देर बाद थक रहा है, पहली चीज कितनी देर बाद वो थक रहा है, और दूसरी चीज पूरे दिन में वो कितनी रेस्ट ऑफ इंटरवल्स ले रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक जॉब को करने में भाई जो वर्कर्स हैं, जो वर्क कर रहे हैं, वो क्या है, हर 45 मिनट्स बाद क्या हो रहे हैं, थक जा रहे हैं, 45 मिनट्स बाद थक जा रहे हैं। और आपको ऐसा नहीं है एक ही वर्कर को देख के इसको डिसीजन लेना, नहीं, आप पहले सारे वर्कर्स को देखो, एक टाइम वॉच लेके भाई कितनी देर बाद वो थक रहे हैं, एक आप मिनिमम बता लो, हाँ भाई सारे वर्कर्स का एक आप एवरेज देख लो कि भाई कितनी देर बाद थक रहे हैं। जैसे 45 मिनट्स हमने एवरेज देख लिया, 1 2 3 4, और फिर देख लो पूरे दिन में उन्हें रेस्ट ऑफ इंटरवल्स कितने देने, ना आपको ज्यादा रेस्ट ऑफ इंटरवल्स देने, ना आपको कम रेस्ट ऑफ इंटरवल्स देने। फैटिग स्टडी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का मतलब क्या है, द मेथड स्टडी टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द वन बेस्ट मेथड और वे ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब। मतलब हर काम को करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, आपको ये देखना है कि कौन सा मेथड क्या है सबसे अच्छा है, वो ही आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखो, जो मेथड आपका सबसे अच्छा है, जो आपका मिनिमम कॉस्ट पे प्रोडक्ट बना रहा है और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है। ये आपका खत्म हो गया मेथड स्टडी। नेक्स्ट आता है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी मतलब द टेक्निक ऑफ टाइम स्टडी इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी आर द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब। सबसे पहले आप देखो, जॉब एक
चीज को करने में कितना टाइम लग रहा है, स्टैंडर्ड टाइम। तो आप क्या कर सकते हो, सब वर्कर्स का एवरेज टाइम निकाल सकते हो। डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स, और फिर आप इससे पता लगा सकते हो कि एक काम को करने में कितने वर्कर्स का यूज है। ये भी आप कर लोगे, ये भी कर लोगे। और कह रहे हैं सेटिंग अप स्टैंडर्ड टारगेट ऑफ वर्कर्स, उसके हिसाब से जब आपको पता चल गया भाई पूरे दिन में इतने हम यूनिट बना सकते हैं और इतने टाइम में, तो आपका जो टारगेट है वो क्या हो सकता है, सेट हो सकता है। फिर आता है आपका मोशन स्टडी। मोशन स्टडी कहता है भैया जो ऑर्गेनाइजेशन में अननेसेसरी मूवमेंट है उसको हटा दो। अब आप बोलोगे अननेसेसरी मूवमेंट कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल भाई बेकार का जो वर्कर्स है उनका बेकार का घूमना, इधर से उधर जाना, उसको आप कम कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्कर है, वो अपने डेस्क पे बैठ के काम कर रहा है, बार बार वो क्या है, जा रहा है कहीं पानी पीने, वो कहीं बाहर कैंपर रखा है, वो बार बार जा रहा है और वो कर रहा है। तो आपने एक बार देखा, दो बार देखा, उसको क्या करो, आप कैंपर उठाओ और उसके पास रख दो, तो जो वो अननेसेसरी मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, उसका खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आता है लास्ट, डिफरेंशिएशन पीस बेस्ड सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि भैया जितने भी वर्कर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में सबको अलग अलग तनख्वाह दो, सबको अलग अलग सैलरी दो, सबको सेम मत दो। सबको सेम दोगे तो भाई अगर जो कम काम कर रहा है उसको भी सेम मिल रही है और जो ज्यादा काम कर रहा है उसको भी सेम मिल रही है, तो ऐसा सही नहीं होगा। तो आप क्या करिए कि भाई सबको क्या है, अलग अलग सैलरी दीजिए। तो इसमें क्या आता है, पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेज टू एफिशिएंट एंड अनएफिशिएंट एम्प्लॉइज। अब आप बोलोगे एफिशिएंट और इनएफिशिएंट, जो एफिशिएंट मतलब अच्छे से काम कर रहा है और इनएफिशिएंट जो अच्छे से काम नहीं कर रहा। एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू एफिशिएंट एम्प्लॉइज, जो ज्यादा काम कर रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है, उसको आप एक्स्ट्रा पेमेंट दे सकते हो। अब आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर आपका शुरू करेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर आप चाहते हैं कि और कोई मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज आप कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।